नमस्कार। चलिए, एक होली की छुट्टी के बाद एक बार फिर से आगमन हुआ है और इसी एथिक्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिसमें आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैतिकता को निर्धारित करने वाले कारक, यानी कि द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। यानी कि जो नैतिकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य रूप से ये आपका एक जो राइट बिहेवियर होता है, जो एक अच्छा आचरण होता है, जो एक नैतिक आचरण यानी कि अच्छा आचरण होता है, वही क्या होती है आपकी नैतिकता। अब ये नैतिकता आपकी डेवलप कैसे होती है, तो इसे डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कारक होते हैं। इसे डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कारक होते हैं। जैसे हम देखें तो पहले तो किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति नैतिक है या नहीं है। इसी के साथ फिर दूसरा हम फैक्टर देखेंगे तो कुछ कारक आते हैं। जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ व्यक्तित्व होता है, तो वो व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तित्व के बाद वो जिस समाज में है, जिस समुदाय में है, तो वहां वो उस पर डिपेंड करता है। फिर शिक्षा कैसी उसे दी जा रही है, उसका धर्म कैसा है, संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है, ये सभी कारक डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति की नैतिकता का निर्धारण के लिए। तो जैसे कि बच्चों, आज हम इसी के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि नैतिकता को निर्धारित करने वाले कारक। तो इसे हम मतलब दो सब पॉइंट में देखेंगे। एक देखेंगे व्यवहार और दूसरा जो हम देखेंगे तो कारक, यानी कि जो जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो। तो पहले हम देखेंगे व्यवहार। तो व्यवहार में देखिए, व्यक्ति का निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्या होता है, बताइए, व्यवहार होता है। तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, समझिएगा इस बात को आप लोग, तो सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है या निर्भर करता है इस चीज पे कि वो जो व्यक्ति है, ठीक है, तो जिस कार्य को कर रहा है, यानी कि जो कार्य है, यानी कि वो कैसा है, कार्य की प्रकृति। जो सबसे पहला उसका व्यवहार आएगा, वो किसी भी कार्य को कर रहा है तो उस कार्य की जो प्रकृति होती है, ठीक है। अगर हम मुख्य रूप से देखें कार्य की प्रकृति, या इंग्लिश में बोलेंगे कि नेचर ऑफ वर्क, वो बता देगा कि वो व्यक्ति एथिक है, एथिकल है, मोरल है, या उसका व्यवहार एक नैतिक है, यानी कि सही है, या राइट बिहेवियर है या नहीं है, यानी कि नेचर ऑफ वर्क, है ना। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्य की प्रकृति या नेचर ऑफ वर्क बता देगा कि वो व्यक्ति का व्यवहार नैतिक है या अनैतिक है। तो इसे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, तो ये आपका व्यवहार कैसा माना जाएगा, बताइए, नैतिक माना जाएगा। यानी कि यहां पे जो कार्य की प्रकृति है, कार्य की प्रकृति क्या है, बताइए, वो व्यक्ति था और आपने उस व्यक्ति को कैसा देखा कि ये क्षुधा से पीड़ित है, यानी कि भूखा है। तो इस भूखे व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, बताइए, भोजन उपलब्ध करा दिया या भोजन दे दिया। तो ये जो व्यवहार है, यानी कि ये व्यवहार आपका कैसा माना जाएगा, राइट बिहेवियर, यानी कि एथिकल बिहेवियर, यानी कि नैतिकता, यानी कि नैतिकता मानी जाएगी आपकी। यानी कि जो कार्य करने की प्रकृति होती है, जो कार्य करने की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ वर्क होता है, वो बता देता है कि आप नैतिक हैं या नहीं। यानी कि नैतिकता को निर्धारित करने के लिए आपका व्यवहार, और व्यवहार का सबसे पहला फैक्टर है कार्य, यानी कि कार्य, नेचर ऑफ वर्क, यानी कार्य की प्रकृति कैसी है। जैसे कोई भूखा है, उसे आपने खाना खिला दिया, तो ये कार्य की प्रकृति कैसी मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी, राइट मानी जाएगी। और राइट बिहेवियर ही क्या होता है, एथिक्स होता है। तो इस हिसाब से आपका नेचर कैसा हुआ, बताइए, यहाँ पे व्यवहार कैसा हुआ, एक एथिकल व्यवहार हुआ या नैतिक व्यवहार हुआ। अब इसी के अपोजिट में हम देखें कि यदि आप झूठ बोलते हैं, आज एक बहुत समाज में बहुत सामान्य सा प्रचलन हो गया है झूठ बोलना। देखा गया है मैक्सिमम लोग झूठ बोलते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं। जैसे कई क्लासों में, जैसे कि आपके कोर्सेस में आपने समय समय पे देखा है। यही तो सभी आज संस्थानों के सामने एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि झूठ के पुलंदों पर बांध करके कब तक आप चल सकते हैं।
तो झूठ बोलना कहीं से भी ये नैतिक नहीं है। यानी अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अपने छात्रों से बोल रहे हैं या किसी से भी बोल रहे हैं, परिवार से बोल रहे हैं, समाज से बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना यहाँ पे आपका नैतिक व्यवहार नहीं माना जाएगा। अगर आपके व्यवहार में, जैसे देखिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, अगर उसके व्यवहार में झूठ बोलना है तो हर बात बात में वो झूठ बोलेगा, ना चाहते हुए भी झूठ बोलेगा, और चूंकि उसके नेचर में है, यानी कि उसका जो नेचर है वो नेचर ही ऐसा है, तो वो नैतिक नहीं माना जाएगा। यानी कार्य की जो प्रकृति है, आप झूठ बोल रहे हैं तो कार्य की प्रकृति कैसी हुई बताइए, नकारात्मक हो गई, यानी व्यवहार नैतिक नहीं माना जाएगा। आप भूखे को भोजन करा दिए तो ये कैसा माना जाएगा, नैतिक व्यवहार माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कार्य की प्रकृति बता देती है कि वो व्यवहार नैतिक है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्य की प्रकृति के बाद कार्य का उद्देश्य, यानी कि कार्य का उद्देश्य बता देगा आपको कि वो आप नैतिक व्यवहार है आपका या नहीं है। तो दूसरा क्या है बताइए आपका, सेकंड, कार्य का उद्देश्य यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क। कार्य का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क, शॉर्ट में मैं बोलूं ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे, यानी यहां पे हम चीजों को एकदम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, उसी को हम अपने एग्जाम में क्या है बताइए लिख के आएंगे। इससे समझ में आएगा कि इसने विषय को बहुत ही व्यवहारिक तौर पे क्या है बताइए समझा है। तो कार्य का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट, आप कोई भी कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। अगर उद्देश्य नहीं भी है तो उद्देश्य बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझे इस चीज को कि मान लीजिए कि क्या है, चुनाव चल रहा है, चुनाव का टाइम चल रहा है और मंत्री जी क्या कर रहे हैं कि चुनाव का प्रचार करने गए हैं और महिलाओं को साड़ियां बांट रहे हैं, या किसी छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर के खिला रहे हैं। तो यहां पे चूंकि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, साड़ियां बांट रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, गरीब महिलाओं को साड़ी बांट रहे हैं। लेकिन उस साड़ी बांटने के पीछे का उद्देश्य क्या है, यहां पे वो साड़ी बांटने के पीछे का उद्देश्य है वोट बैंकिंग बनाना। तो यानी कि कार्य का यहां पे उद्देश्य क्या हो गया बताइए, यहां पे कार्य का उद्देश्य हो गया वोट बैंकिंग हो गया, यानी कि वो अपना वोट खड़ा करना चाह रहे हैं इसलिए साड़ियां बांट रहे हैं। तो ये कार्य उनका, यानी कि कार्य करने का जो उद्देश्य है साड़ियां बांटना, ये नैतिक नहीं माना जाएगा। इसी के साथ अगर हम देखें, वो छोटे बच्चे को अगर उठा लिए हैं, उसे बहुत ज्यादा स्नेह कर रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं, उसे अपना स्नेह व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है बताइए नैतिक नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार के दरमियान वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं। तो उनका जो कार्य का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कार्य का जो उद्देश्य है, वो नैतिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो कब माना जाएगा नैतिक, जब वो निष्काम भाव से कर रहे हैं, बिना किसी फल की इच्छा के करें, तब वो। सामान्य दिनों में कोई आता है मंत्री, कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई नेता, क्या सामान्य दिनों में आकर आपके मतलब क्षेत्र में इस प्रकार की घटना करता है? ऐसा कोई भी भारत देश में नेता नहीं करता है। ठीक है, तो सामान्य दिनों में करे तो वो नैतिक माना जाएगा, निष्काम कर्म के लिए करे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कार्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वर्क बता देगा कि वो बिहेवियर एथिकल बिहेवियर है या नहीं, या कार्य का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट बता देगा कि वो वर्क जो है वो एथिकल है या नहीं। और इसी के साथ साथ तीसरा जो है वो है परिस्थितियां यानी कि सिचुएशन। परिस्थितियां यानी कि सिचुएशन, सिचुएशन बता देंगे आपको कि आपका बिहेवियर मोरल बिहेवियर या एथिकल बिहेवियर या नैतिक व्यवहार है या नहीं। कैसे परिस्थितियां बता देंगी तो समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप अपने किसी मित्र का घाटा कराना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप क्या कराना चाहते हैं, उद्देश्य यहां पे आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य आपका गलत है। मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति या आपका कोई मित्र शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है और आप उसे जानबूझ करके उसे गलत, उसका अहित करने के उद्देश्य से ऐसी कंपनी में आप शेयर लगवा रहे हैं जहां पे पैसा डूब ही जाएगा और उससे आप पैसा लगवा देते हैं। लेकिन हो क्या जाता है
परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, उस समय मार्केट कुछ ऐसा हो जाता है कि घाटे की जगह उसको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो परिस्थिति के हिसाब से आपका यह व्यवहार नैतिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप तो अनैतिक करना चाह रहे थे, आप कराना चाह रहे थे उसका घाटा, लेकिन परिस्थितियां, सिचुएशन ऐसी हुई कि वो डूबने वाली कंपनी को अचानक से बाय लक प्रॉफिट हो गया, तो उसके शेयर की रेट्स बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ कि आप शेयर में उसका घाटा कराना चाह रहे थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि फायदा हो गया। तो लोगों की नजरों में तो आपका व्यवहार नैतिक जाएगा, लेकिन आपने नैतिक किया नहीं, क्योंकि देश आपका क्या था, अनैतिक करने का। दूसरा उदाहरण अगर हम इसका ले लें कि जैसे मान लीजिए किसी मित्र को आप मार रहे हैं, ठीक है, आप उसकी पीठ में अच्छी तेज से आपने मार दिया, वार किया चोट पहुंचाने के उद्देश्य से, लेकिन हुआ क्या कि इस वार से उसके अरसों पुराना जो कमर का दर्द है वो क्या हो गया बताइए, पूरी तरह से ठीक हो गया, ऑल इज वेल हो गया। तो आपका उद्देश्य कैसा था, यहां पे उद्देश्य आपको उसको चोट पहुंचाना था, लेकिन आपने उसकी कमर में मारा, अब मारने से उसका वर्षों पुराना दर्द ठीक हो गया। तो ये किसके कारण हुआ बताइए, परिस्थितियां। तो कार्य की परिस्थितियां बता देती हैं कि आपका व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक। कई बार कार्य की परिस्थितियां जो रहती हैं, आप काम तो अनैतिक करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो नैतिक हो जाता है, तो ऐसा बिहेवियर भी कैसा माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा। फिर से शॉर्ट में समझिएगा आप लोग कि कोई बिहेवियर एथिकल बिहेवियर है या नहीं, तो सबसे पहले तो ये नेचर डिसाइड करता है, यानी आपका व्यवहार डिसाइड करता है। पहला कार्य की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ वर्क, वो जो आप काम कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। भूखे को खाना खिला रहे हैं तो नेचर सही है, अगर झूठ बोल रहे हैं तो नेचर गलत है, यानी कार्य का जो नेचर है, प्रकृति है, वो बता देगी कि वो सही है या नहीं है। दूसरा, कार्य का उद्देश्य बता देगा। कोई मंत्री अपने प्रचार के दौरान गरीब महिलाओं को साड़ी बंटवाता है, तो उसका उद्देश्य वोट बैंक को प्राप्त करना है, तो ये कार्य उसका नैतिक नहीं माना जाएगा। किसी छोटे बच्चे को भीड़ में से उठा करके चुनाव प्रचार के दौरान खिलाता है, तो ये उसका व्यवहार नैतिक नहीं माना जाएगा, यानी कार्य का उद्देश्य बता देगा, ऑब्जेक्ट बता दे जाएगा कि वो नैतिक है या अनैतिक। उसी के साथ परिस्थितियां बता देंगी कि कार्य सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है। आप कई बार अपने किसी को पहुंचाना चाहते हैं घाटा, लेकिन बाई लक हो जाता है उसे फायदा, तो ये नैतिक नहीं बल्कि अनैतिक माना जाएगा। तो परिस्थितियां ऐसी थी जो उसे क्या कर दी बताइए, नैतिक में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, चलिए, तो व्यवहार हो गया। अब हम देखते हैं फैक्टर्स, कारक या डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये देखते हैं। तो नैतिकता को निर्धारित करने वाले कारक, एक आपने देखा व्यवहार के परिप्रेक्ष्य से, है ना। तो इसमें सबसे पहला आएगा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। सबसे पहला आएगा पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। समझिएगा, है ना, कि हर किसी व्यक्ति का क्या होता है बताइए, व्यक्तित्व होता है। हर किसी व्यक्ति का क्या होता है बताइए, व्यक्तित्व होता है। तो वो व्यक्तित्व बता देगा, वो व्यक्तित्व आपका बता देगा कि व्यवहार आपका नैतिक है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के लिए समझे, ठीक है, हर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, और ये व्यक्तित्व बनता कैसे है उसका, जब वो जन्म लेता है तो परिवार से, समाज से, समुदाय से, वहां से वो कुछ मूल्य सीखता है, और वही मूल्य उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई किसी परिवार में जन्म लिया है जहां हमेशा लड़ाई होती है, हिंसा होती है, चिल्ला चोट मची रहती है, लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, लोग हिंसा करते हैं, तो सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, हिंसात्मक होगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवेश निर्माण करता है। ये जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, ये वहां का परिवेश निर्माण करता है, और परिवेश, जिस परिवेश में वो व्यक्ति क्या है बताइए, रहता है, जिस समाज में वो रहता है, वहां पे सबसे पहले जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस समुदाय या संगठन से जुड़ा रहता है,
जिस स्कूल से जुड़ता है, तो ये सारी चीजें मिलकर के उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मान लीजिए वो ऐसे परिवेश में रहता है या ऐसे परिवार में रहता है जहां बात बात में लड़ाई होती है, चिल्ला चोट होती है, हिंसा होती है, लोग एक दूसरे की बुराई करने में, उसको मारने में, उसको हानि पहुंचाने में उतारू होते हैं, तो यही चीजों को वो सीखेगा। अब वो बच्चे का पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व कैसा बनेगा, उसका व्यक्तित्व हिंसात्मक और आक्रामक बनेगा। हो सकता है कल को यही व्यक्ति समाज का गुंडा भी बन जाए। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी परिस्थिति मिल रही है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी कि ये वो निर्धारक है, ये वो डिटर्मिनेंट्स है पर्सनालिटी, जो कि बिहेवियर को कंट्रोल करेगा कि वेदर इट विल बी एथिकल और नॉन एथिकल, वो नैतिक होगा या अनैतिक होगा, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व डिपेंड करता है वो किस परिवेश में है। मान लीजिए वो बहुत अच्छे परिवेश में पैदा होता है, जहां सुबह लोग जल्दी उठ करके अपने नित्य क्रियाकर्म करके पूजा पाठ करते हैं, जहां की माताएं और बहनें उन्हें धार्मिक उपदेशों को, गीता का उपदेश सुनाती हैं, ये धर्म कुरान की अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा, एक धार्मिक और अच्छा व्यक्तित्व डेवलप होगा। वो कभी भी, और सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो गलत नहीं करता है, ऐसी एक सामान्य सी धारणा है। तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा निर्मित होगा, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होगा तो अच्छा, सही और नैतिक डेवलप होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में? पहले हमने नेचर देखा, अब फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं। इसमें पहला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बाद हम आगे बात करें दूसरा, तो दूसरा है हमारा जीवन का अनुभव। हर किसी के जीवन का कुछ ना कुछ अनुभव होता है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सभी लोग साथ में लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। जीवन का अनुभव है ना, बहुत अच्छा मीन्स में प्रश्न भी बना था ये, ध्यान दीजिएगा। एमपीपीसीएस में ये सब आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट इट इज इन एथिक्स, ये एथिक्स में है, लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। जब आप मेंस देने जाएंगे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एथिक्स की मूल विषय की जो समझ है ना, उस चैप्टर से ये प्रश्न उठाता है। आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन इस विषय के अंदर है। तो जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम में, मेंस के पेपर में मिलेगा। आपको वहां पे जैसे पूछा था एमपीपीसीएस में ही कि नैतिकता को निर्धारित करने वाले डिटर्मिनेंट्स यानी कारकों पर प्रकाश डालें। ठीक है, चलिए जीवन का अनुभव। हर व्यक्ति के जीवन का कुछ ना कुछ क्या होता है बताइए, अनुभव होता है। जिसका खराब अनुभव होगा उस चीज को लेकर के वो, उसका एक सोच जो है तो खराब रहेगी। अगर अच्छा अनुभव हो गया तो उस चीज को लेकर के उसकी सोच कैसी होगी बताइए, पॉजिटिव होगी या सकारात्मक होगी। अब इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। आपके जीवन में भी कुछ खट्टे और कुछ मीठे अनुभव रहे होंगे। जैसे आप अपने किसी मित्र को पैसा देते हैं, उसे जरूरत पड़ती है, आपसे वो कुछ पैसों की मांग करता है और आप उसे क्या करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन वो उस पैसे को वापस नहीं करता है। कुछ दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है, क्योंकि आपके अंदर एक करुणा का भाव है, आपने क्या एक स्वभाव जो है, जो पर्सनैलिटी है वो हेल्पिंग नेचर है। कोई भी आपको फोन करता है तो आप उसकी मदद करने से नहीं रोक पाते हैं स्वयं को, और दूसरे व्यक्ति को, बी व्यक्ति को भी पैसा दे देते हैं, वो भी आपका पैसा वापस नहीं करता है। तो इससे आपको जीवन में कुछ अनुभव मिलता है। क्या अनुभव मिलता है? कि जिस किसी को भी पैसा दो वो वापस नहीं करता है, इसलिए मुझे भविष्य में किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए। अब तीसरा व्यक्ति आता है, अब तीसरा व्यक्ति बहुत सही व्यक्ति है, वो भले ही आपको पैसा दूसरे दिन ही वापस क्यों ना कर दे, लेकिन अब वो आपके पास आता है पैसा मांगने, तो आप उसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पिछला जीवन का जो आपका अनुभव रहा है मुद्रा को लेकर के, वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। दो लोगों ने आपके पैसे वापस नहीं किए, अब तीसरा मांग रहा है तो आप उसे नहीं देंगे। आया समझ में? तो जीवन का अनुभव डिसाइड करता है, या ये वो डिटर्मिनेंट है, ये कारक है, फैक्टर है कि आपका व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक होगा। किसी भी घटना को लेकर के आपका जीवन का अनुभव पॉजिटिव हो सकता है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, और अगर निगेटिव रहेगा तो आप निगेटिव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा आता है कि आपकी शिक्षा। शिक्षा मनुष्य के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कहा जाता है ओनली एजुकेशन इज द वेपन बाय विच यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपना पूरा संसार बदल सकते हैं। देखिए, पैसा तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन इससे जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है,
जो आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, जो आपके विचारों का विकास होता है, जो आप में डेवलपमेंट होता है, उसे आप स्वयं महसूस करते हैं जब आप पढ़ते हैं और एक अच्छी स्थिति में आते हैं। ठीक है, तो शिक्षा डिसाइड करती है कि आपका व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक होगा। ठीक है, कैसे? जैसे शिक्षा किस तरीके से दी जा रही है या किस तरह से दी जा रही है, इससे डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में? जैसे आपने देखा है कि मान लीजिए आपके कक्षा में टीचर आते हैं और कुछ फालतू की बातें या मोटिवेशन दे करके चले जाते हैं, और अक्सर ही वो ऐसा किया करते हैं। आ रहा है समझ में? तो आपके भी जीवन में एक कामचोरी जन्म ले लेगी, क्योंकि जब आप शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो गुरु आपके लिए एक आइडियल होता है और उसके जैसा आप बनना चाहते हैं, लेकिन वो ही कामचोरी या मक्कारी या बेईमानी करता है। तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा से भी आपको प्रेरणा मिलती है कि यार ऐसे ही कूल रहो, भले इससे समाज का भला हो या ना हो। तो शिक्षा सही चीज है, लेकिन शिक्षा देने वाला कैसा है या शिक्षा को किस तरह से दिया जा रहा है। जैसे कुरान है, कुरान में सभी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन अगर उसे जिहादी के माध्यम से या जिहादी तौर पे पेश किया जा रहा है, 16-16, 17-17, जैसे आपने देखा था कसाब, आपने बहुत प्रसिद्ध पिक्चर देखी थी, उसमें कसाब को नाना पाटेकर बोलता है कि ये तुम्हें किसने सिखाया कि इतने सारे लोगों को मारना है? तो उसने बोला धर्म ने सिखाया। बोले कुरान मैंने पूरी पढ़ी है और कुरान में सिर्फ मानवता सिखाता है और किसी को भी मारना मानवता नहीं है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोला मेरे धर्म गुरुओं ने बताया। यानी शिक्षा देने वाला कैसे शिक्षा दे रहा है, यह डिसाइड करता है कि आपका व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक। और याद रखिएगा, जो जितनी ही ज्यादा नैतिकता की बात मुंह से करता है उतना ही अनैतिक होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है, हमने देखा व्यक्तित्व देखा, जीवन का अनुभव देखा, शिक्षा देखा, 3 पॉइंट देखे हमने इसके अंतर्गत। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथा, ठीक है, तो चौथा है आपका धर्म। ये मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, धर्म यानी कि रिलीजन। धर्म किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है, क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके जितनी भी सारी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं वो धर्म से जुड़ी होती हैं। आपको कैसा आचरण करना है, कैसा बिहेवियर करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीजें कौन सिखाता है बताइए? आपको धर्म सिखाता है। आ रहा है समझ में? तो जो धर्म रहता है तो वो धर्म डिसाइड करता है कि आपका व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक होगा। अगर हम सभी धर्म की बात करें तो सभी धर्म का एक जो मूल उद्देश्य है, मैं बार बार बच्चों को बताता हूं, वो है मानवता। क्या है बताइए? मानवता। लेकिन अगर इसी धर्म का जैसे कि मैंने अभी बताया, एक्सप्लेनेशन अगर कुछ गलत तरीके से कर दिया है तो इस पे प्रभाव कैसा पड़ेगा? निगेटिव। जैसे कुरान में कैसी बातें बताई गई हैं? कुरान में मानवता ही सबसे बड़ी धर्म बताई गई है। आ रहा है समझ में? लेकिन इसी को कुरान में कुछ लोग निगेटिव तरीके से जिहादी बना के पेश करते हैं, तो उनकी निगेटिव कैसे बन जाती, उनकी मनोवृत्ति कैसी बन जाती है? नकारात्मक बन जाती है। ठीक है, तो धर्म डिसाइड करता है, लेकिन धर्म को आपको जो बता रहा है, जो बताने वाला, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी धर्म को जानना है तो किसी व्यक्ति से मत जानो, उसकी धार्मिक पुस्तक पढ़ो, धार्मिक मूल पुस्तक। क्योंकि धार्मिक मूल पुस्तक में जो लिखा है वो सही है, उसको एक्सप्लेनेशन करने वाले गलत तरीके से उसे क्या कर देते हैं? अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। तो धर्म का सीधे से आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने इसे सही ढंग से पढ़ा है तो पॉजिटिव, और अगर इसे एक्सप्लेन करने वाला उसने नकारात्मक तरीके से एक्सप्लेन किया है तो कैसा आप पे असर पड़ेगा बताइए? नकारात्मक पड़ेगा। तो धर्म एक डिटर्मिनेंट्स है जो डिसाइड करता है कि आपका जो व्यवहार होगा वो नैतिक होगा या अनैतिक होगा। या धर्म जो है तो ये डिसाइड करता है आपके बिहेवियर को, या ये क्या है बताइए? एक डिटर्मिनेंट है जो क्या करता है बताइए? डिसाइड करता है। ठीक है, धर्म के बाद हम आ जाते हैं अपने संस्कृति या समाज में। 5वां कारक है आपका संस्कृति या समाज। देखिए, समाज बड़े लंबे समय से बना है
मानव सभ्यता के साथ इसका विकास हुआ है और लंबे समय तक मानव सभ्यता का जो भी रहन सहन रहा है, जिस तरीके से वो रहता है, उसका जो खान पान रहा है, ठीक है ना, उसका जो बिहेवियर हुआ है ना, ये सारी चीजें मिलकर के उसकी उस पर्टिकुलर देश की संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी पहले बनता है व्यक्ति और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और वही समाज से बनती है वो लोग जैसा बिहेवियर करते हैं, जैसा रहन सहन, जैसा खान पान, जैसी वेशभूषा, जैसे उनके विचार, ये सारी चीजें मिलकर के संस्कृति बनती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें, भारत की संस्कृति कैसी है, तो भारत की संस्कृति के अगर मैं कुछ मुख्य पहलुओं पर आघात करूं तो सबसे पहला होगा वो वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि भारत सभी देशों से कैसी भावना रखता है, कुटुंबकम की। कुटुंबकम यानी कि वो पूरे विश्व को एक अपना कुटुंब मानता है। वसुधैव यानी कि पूरी धरा, पूरी पृथ्वी उसका क्या है, कुटुंब है, ये सभी उसके परिवार, किसी को भी वो पराया नहीं मानता है और उसकी क्या करता है, सभी व्यक्ति की मदद करना चाहता है। ये हमारी संस्कृति या कल्चर का सबसे अहम पहलू है। दूसरी हमारी देखें कल्चर का सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी लोग सुख रहें, सभी लोग निरोगी रहें, किसी को भी दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं संस्कृति की बात करूं हमारी, ठीक है, तो वो है क्या, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव मतलब हमारे यहां किसी भी देश से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो अतिथि यानी कि जो मेहमान होता है वो देवता के तुल्य होता है। इसलिए हमें आते साथ ही हम उसे सबसे पहले पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, चाय पानी ठंडे के लिए पूछते हैं, क्योंकि अतिथि किसका रूप माना गया है भारतीय संस्कृति में, देवो भव। तो भारत की संस्कृति कुल मिलाकर के कैसी है बताइए? पूरी तरह से आपने देखा पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है और अपनी संस्कृति के कारण ही भारत विविधता में एकता का देश या अनेकता में एकता का देश कहलाता है, क्योंकि ऐसी भावना, ऐसी सोच, ऐसी संस्कृति किसी दूसरे देश में नहीं मिलती है। तो ये सब बातों का प्रभाव वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अतिथि देवो भव आप पर पड़ेगा तो आपका व्यवहार कैसा होगा, नैतिक होगा। यदि किसी देश की संस्कृति में सेल्फिशनेस है, स्वार्थ की भावना है, तो स्वार्थ की भावना डेवलप होगी, तो आपका व्यवहार कैसा होगा, अनैतिक होगा। यानी किसी भी जगह की, किसी भी देश की, किसी भी परिवेश की संस्कृति और समाज डिसाइड करती है कि उसका व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक होगा। यानी कि ये नैतिकता को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए, कारक है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो पांचवा कारक आपने देखा क्या है, संस्कृति है या हमारा क्या है बताइए, समाज है, क्योंकि समाज से ही उसकी क्या बनती है बताइए, संस्कृति बनती है। इसलिए ये दोनों पॉइंट को क्या किया है बताइए, एक साथ लिया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा अंतरात्मा या ज्ञान। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला अंतरात्मा। अंतरात्मा, और यही अंतरात्मा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद का है ना कि ज्ञान तो सारा आपके अंदर है, अंतर्निहित है, बस उसको बाहर लाना है। कैसे भाई? पढ़ के, प्रैक्टिस करके, सोच के, समझ के, चिंतन करके, मनन करके, तपस्या करके। ठीक है ना? जैसे देखिए, पढ़ना एक तपस्या है तो पढ़ाना उससे बड़ी तपस्या है, क्योंकि वहां पे सारी चीजों को, जैसे आप देखते होंगे ना, सेलेक्टर नेवर कैन बी एजुकेटर, एजुकेटर नेवर कैन बी सेलेक्टर। सेलेक्टर यानी कि जो टॉपर है वह कुछ सेलेक्टेड चीजों को पढ़ के टॉप किया है, लेकिन जो एजुकेटर है वो किसी भी चीज के 360 आयामों को देखता है, सारी चीजों को आपको रूबरू कराता है। तो कई बार ऐसा होता है जब आप अपने जीवन में डिसाइड नहीं कर पाते हैं मैं क्या करूं या क्या ना करूं, तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं, मेरा बिहेवियर यहाँ कैसा होना चाहिए, आप आंख बंद करते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, कॉइन साइन जिसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। और वो ऐसा सामान्यतः माना गया है
कि आपको नैतिक मार्गदर्शन करती है, सही करने के लिए प्रेरित करती है, और अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती है, यानी कि अंतरात्मा की आवाज जो रहती है वो राइट पर आधारित होती है, सही पे। तो ऐसे आप जो भी बिहेवियर करेंगे वो क्या करेंगे, सही करेंगे। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाता है, तो ऐसे समय में वो अंतरात्मा की आवाज सुनता है, और सामान्यतः माना जाता है अंतरात्मा की आवाज सही आवाज होती है। तो वो आवाज क्या करती है बताइए, आपको राइट बिहेवियर करने के लिए गाइडेंस करती है, नैतिक मार्गदर्शन करती है, और आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो सामान्यतः ऑलमोस्ट मतलब 98% वो क्या होता है बताइए, सही माना जाता है। तो अंतरात्मा की आवाज से जो व्यवहार होता है वो क्या होता है बताइए, सही होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट है आपका संगठन या समुदाय। संगठन या समुदाय, आप जिस संगठन में रहते हैं या जिस समुदाय में रहते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका व्यवहार एथिकल होगा, नैतिक होगा या नहीं होगा। कैसे? जैसे आप स्कूल जाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चे के लिए एक उसका संगठन, उसका स्कूल होता है। उसके स्कूल में क्या होता है, उसके स्कूल में ये होता है कि वो जाता है, कुछ मित्रों की संगति मिलती है, अच्छे मित्रों की संगति में रहेगा, अच्छे मित्रों के संगठन में रहेगा तो अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, बुरे मित्रों के संगठन में रहेगा तो बुरी बातें सीखेगा। फिर आप स्कूल के बाहर किसी एक ऐसे समुदाय से जुड़ते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टर समुदाय से जुड़ते हैं, तो आपके व्यवहार में कैसे आ जाएगी, धार्मिक कट्टरता आ जाएगी। कहते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। ज्ञानी के साथ रहोगे तो धीरे धीरे ज्ञानी बनने की प्रोसेस चालू हो जाएगी, अज्ञानियों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे अज्ञानी बनने लगोगे, दिमाग में सोचने और तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि संगठन जैसा होगा, है ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा संगठन रहेगा वैसा आपका व्यवहार रहेगा, जैसा समुदाय रहेगा वैसा क्या रहेगा बताइए, आपका व्यवहार रहेगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो मूल्य तंत्र यानी कि वैल्यू सिस्टम अगला पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये सब डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स हैं जो आपके व्यवहार को क्या करते हैं बताइए, मतलब गाइड करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, ठीक है, मूल्य तंत्र, है ना। आगामी कक्षा में हम पढ़ेंगे कि मूल्य कैसे बनता है, समाज से, परिवेश से, समुदाय से मूल्य कैसे किसी के व्यक्तित्व में आता है, किसकी किसकी अहम भूमिका रहती है, समाज की क्या भूमिका, परिवार की क्या भूमिका, समुदाय संगठन की क्या भूमिका रहती है। मूल्य तंत्र यानी कि जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बताइए, वैल्यू सिस्टम। तो जो वैल्यू सिस्टम होता है, हर किसी का एक वैल्यू सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा गांधी जी का वैल्यू सिस्टम क्या था, सत्य और अहिंसा। बोस का वैल्यू सिस्टम क्या था कि किसी भी तरह हमें आजादी को प्राप्त करना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे हर किसी के व्यक्ति के कुछ कुछ मूल्य होते हैं। वो मूल्य कहाँ से, समाज से, परिवेश से, शिक्षा से, ये सारी चीजों से, उसके जीवन के अनुभव से बनते हैं। तो अगर किसी का मूल्य तंत्र क्या है बताइए, पॉजिटिव है। अगर कोई मान लीजिए किस में बिलीव करता है, देखो मूल्य तंत्र कैसे होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई किस में बिलीव करता है, मान लो जैसे गांधी जी अहिंसा में, तो वो हमेशा किसको प्रधानता देंगे, अहिंसा को देंगे, और इसका जीवन में प्रयोग कर लेंगे, सफलता पा जाएंगे तो उनका उसके प्रति धारणा, विश्वास प्रबल बन जाएगा। और दूसरा वैल्यू सिस्टम क्या है, निगेटिव भी होता है। जैसे किसी के जीवन का वैल्यू क्या बन गया बताओ, हिंसा। कैसे? वो एक समाज में, ऐसे परिवेश में, ऐसे परिवार में रहा है जहां लड़ाई कश्मकश चिल्ला चौट मचती रही है, तो उसके अंदर भी एक हिंसा का भाव जन्म लेगा और वो आगे चल करके आक्रामक प्रकृति का हो सकता है। हिंसा कैसा मूल्य है, नकारात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से मूल्य तंत्र डिसाइड करेगा कि आपका बिहेवियर राइट होगा या रॉन्ग होगा। वैल्यू सिस्टम डिसाइड करेगा। ये है क्या है बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये सब मिलकर के डिसाइड करेंगे। अंतिम है हमारा, दैट इज हमारे देश का संविधान। किसी भी देश का जो संविधान होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, नैतिकता से मिलकर के बना होता है। यानी उसमें सभी अच्छी अच्छी बातें, यानी कि मतलब आप देखेंगे 98% अगर देखा गया है तो पॉजिटिव बातें ही रहती हैं। आ रहा है समझ में? तो किसी देश का संविधान आपको गाइडेंस करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, और यही डिटरमिनेंट्स है किसके बताइए, एथिक्स के। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लिखें ट्रैफिक नियम, जैसे एग्जांपल देखें तो ट्रैफिक नियम आपको ट्रैफिक नियम फॉलो करने के लिए बोलता है। ठीक है, जैसे घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा कैसा कानून है आप देखेंगे, है ना, संविधान या कानून भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो घरेलू हिंसा कैसा है बताइए, ये गलत है, तो इसके लिए कानून बनाया गया है। दहेज प्रथा कैसी है बताइए, गलत है, तो इसको लेने से रोक लगाई गई है, कानून बनाया गया है।
तो दहेज प्रथा नहीं लेना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, घरेलू हिंसा नहीं करना है, ये सब संविधान बता रहा है। और कैसी बातें बता रहा है? नैतिकता। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, जो कि आपको क्या कर रही हैं? बता रही हैं। तो दीज ऑल आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, जो कि आपको यह बताते हैं कि आपका कौन से कारक हैं। तो थोड़ा सा मैं समराइज करता हूं क्लास को। आज हमने पढ़ा कि नैतिकता को निर्धारित करने वाले व्यवहार और कारक। आपका व्यवहार नैतिक है यानी कि राइट है या नहीं, ये आपका व्यवहार डिसाइड करेगा। तो कार्य का नेचर यानी प्रकृति, कार्य का उद्देश्य और कार्य की परिस्थितियां, ये तीनों बता देंगी आपका व्यवहार नैतिक है या नहीं। दूसरा कारक में देखेंगे हम, तो सबसे पहले आपका व्यक्तित्व देखेंगे। व्यक्तित्व कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आपका व्यवहार नैतिक है या अनैतिक, यानी कि दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। व्यक्तित्व के बाद आप देखेंगे आप जहां भी मतलब जो है तो जिस परिवेश में रहते हैं, तो वो जो समुदाय है, संगठन है ना, उससे डिसाइड होगा। आपके जीवन का अनुभव हो गया, आपकी शिक्षा हो गई, आपका धर्म हो गया, आपका समाज और संस्कृति, मतलब जिन जिन से आप जुड़ते हैं, एक कॉमन सेंस है, जिन जिन चीजों से आप जुड़ते हैं, ठीक है। समाज हो गया, संस्कृति हो गया, समुदाय हो गया, संगठन हो गया, धर्म हो गया, उसके बाद हम देखें तो आपका संविधान हो गया, कानून हो गया। तो ये सारी चीजें, दीज आर ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ये कारक डिसाइड करते हैं। अंतरात्मा हो गया, ज्ञान हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम कल मिलेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे।